हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। पहले तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, और दूसरा निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर। यानी पब्लिक सेक्टर क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें सरकार आती है। सरकार के अंतर्गत तीन आते हैं: संघ, राज्य और स्थानीय। यानी संघ यूनियन, राज्य स्टेट, और स्थानीय जो होता है। और दूसरा आता है सरकार के प्रशासनिक विभाग। और तीसरा आता है विभाग उपक्रम, ये रेलवे हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, जैसे इसके आदि विभाग आते हैं। चौथे नंबर पे वित्तीय उपक्रम, यानी बैंक, बीमा आदि आता है। यानी सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत क्या कहता है? सरकार आता है, सरकार के प्रशासनिक विभाग आते हैं, विभागीय उपक्रम, रेलवे, डीआरडीओ, इसरो आदि आता है, और वित्तीय उपक्रम आते हैं, बैंक, बीमा आदि आते हैं। अब हम पढ़ेंगे निजी यानी क्षेत्र, यानी प्राइवेट सेक्टर में क्या आता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आपका आता है विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा अर्जित की गई कुल आय निजी क्षेत्र कहलाती है। यानी जितने भी क्षेत्र होते हैं उनमें अर्जित की गई कुल आय निजी क्षेत्र का, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, जियो हो गया जो अंबानी का। फिर कारपोरेट सेक्टर हाउस होल्ड कीपर होता है। निजी आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय माइनस सार्वजनिक आय प्लस हस्तांतरण भुगतान। इसके अंतर हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आता है व्यापारिक हस्तांतरण तथा सरकारी हस्तांतरण। निजी क्षेत्र में आता है विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा अर्जित की गई कुल आय निजी क्षेत्र, जैसे टाटा, जियो, रिलायंस, बाटा आदि कंपनियां। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या होता है। यानी 1,00,000 रुपये आयकर आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत आयकर होता है। अब निजी क्षेत्र में घरेलू निजी क्षेत्र के आय और व्यक्तिगत आय बराबर कारपोरेट क्षेत्र के आते हैं। व्यक्तिगत आय क्या होता है? निजी आय माइनस निगम कर, यानी नियमों का अतिरिक्त लाभांश। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, हम उसका पढ़ेंगे। प्रति व्यक्ति आय 2020 से 2021 की क्या है। इसमें 1,35,050 रुपये जो व्यक्ति एक वर्ष के अंतर्गत कमाता है वह निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय बट्टे कुल जनसंख्या। यानी अब हिंदू वृद्धि दर पढ़ेंगे क्या होता है। जैसे दशक में जनरल रिजर्व होता है, जिसमें 1950 से 60 में 3.9 था, 1960 से 70 में 3.7 था, और 1970 से 80 में 3.5 है, और इसमें औसतन 3.5 हो गया है। इस जैसे क्वेश्चन बनता है हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो जीडीपी। अब 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिकल एसोसिएशन वार्षिक सम्मेलन होता है, जिसके प्रमुख होते हैं प्रोफेसर राज कृष्णा, जो 1981 में वाशिंगटन डीसी में होता है, जिसका पेपर पब्लिश इनकी बुक का नाम है हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे नियोजन क्या होता है, यानी प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसके तत्व क्या है, और यह कितने प्रकार का होता है, और भारत में इसका नियोजन कैसे किया जाता है। तो प्लानिंग क्या है, नियोजन का परिचय हम बताते हैं। नियोजन की प्रेरणा संविधान की प्रस्तावना एवं सामाजिक आर्थिक न्याय तथा नीति निर्देशक के अनुच्छेद 38, 39 और 46 से मिलती है। यानी प्लानिंग की प्रेरणा संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38, 39 और 46 से मिलती है। नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची से प्रविष्ट 20 में वर्णित है। यानी नियोजन प्लानिंग है जो संविधान के 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के प्रविष्ट 20 में वर्णित है। अब नियोजन क्या होता है हम पढ़ते हैं। नियोजन किसी दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, यानी किसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए किसी वर्ष की अवधि सुपरिभाषित तथा सुव्यवस्थित रणनीतिक कार्यक्रम तथा संसाधनों का समुच्चय नियोजन कहलाता है। यानी किसी दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सुपरिभाषित तथा सुव्यवस्थित रणनीति कार्यक्रम तथा संसाधनों का समुच्चय से नियोजन कराता है। अब नियोजन का क्या उद्देश्य होता है हम पढ़ते हैं।
नियोजन का उद्देश्य होता है संसाधनों की आपूर्ति अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार की जाती है के बीच में संतुलन स्थापित करना नियोजन कहलाती है। यानी संसाधनों की आपूर्ति, यानी कोई भी रिसोर्सेज अगर कमी हो रही है तो उसको पूर्ति करना है। संसाधन अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के बीच में संतुलन स्थापित करना नियोजन कहलाती है। नियोजन को पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादनों के स्थानों पर सरकार का नियंत्रण होता है और यह वैज्ञानिक समाजवादी होता है। अब हम पढ़ेंगे बाजारवाद के वर्तमान समय में नियोजन की प्रासंगिकता। 1991 में नई आर्थिक नीति में राम मनमोहन समिति या एलपीजी नीति लागू की गई थी, जिसमें उदारीकरण और निजीकरण वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया, यानी लिबरेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को। बाजारवाद के वर्तमान में नई आर्थिक नीति में राम मनोहर समिति ने एलपीजी नीति लागू की, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का सिद्धांत लिया गया। इसमें उदारीकरण के जनक पीवी नरसिम्हा को माना जाता है। उस समय पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसमें राम मनमोहन नीति लागू होती है, जिसे एलपीजी नीति के नाम से हम जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अग्रदूत थे। अब हम पढ़ेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या होती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1990 में की गई, जिसमें इस शुरू हुआ था और यह 1992 में पहली संकेतित योजना बनी। 1990 से 1992 यह 2 ही वर्ष योजना चला। अब पंचवर्षीय योजना 1966 से 1969 में 3 वर्ष तक योजना हुआ और 1979 में 1 वर्ष। अब बाज़ार क्या होता है, बाज़ार हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।